हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्जुना एकेडमी। ठीक है, आज जो है मैं फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। और अगर आपने इसका पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो माइट बी पॉसिबल कि आपको ये क्वेश्चंस थोड़े नहीं बनेंगे। ठीक है, सो बेटर यही होगा कि अगर आप इस वाले लेक्चर में आ रहे हैं तो आप पिछला वाला लेक्चर एक बार देख के आइए, सो दैट कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते रीड करना। ठीक है, देखते क्या कहा गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, जो कि आपका एक प्लेन जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है, √3 के बराबर। इसके अलावा हमें पूछ रहा है द एंगल थ्रू विच द प्लेन बी इंक्लाइंड। ठीक है, कितने एंगल से वो प्लेन आपका इंक्लाइंड होना चाहिए। ठीक है, और एंगल आपका बनना चाहिए हॉरिजेंटल से, ताकि जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करे नीचे। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोला है, क्यूबिकल ब्लॉक आपका एक प्लेन जो कि इंक्लाइंड रहेगा। ठीक है, कितना इंक्लाइंड रहेगा वो हमको पता करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू √3 आपके पास गिवन है। ठीक है, आपको एंगल यहाँ पर निकालना है और कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि जो ब्लॉक है वो आपका जस्ट स्लाइड डाउन करेगा। ठीक है, मतलब जस्ट स्लाइड होने वाला है। ठीक है, सो अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपके पास में एक आ रहा है यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक है, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता, ये थीटा हमें यहाँ पर निकालना है। इसके अलावा यहाँ हम लोग बना लेते हैं हम लोग का क्यूबिकल ब्लॉक जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके अलावा इसका मास हम लोग मान लेते हैं m के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब भी इंक्लाइन कंडीशन होता है, ठीक है, तो जो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनना चाहिए वो फ्री बॉडी डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, कि नीचे की तरफ में जो फोर्स एक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, mg साइन थीटा। ठीक है, जो कि इसे नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा। इसको अपोज जो करने वाला है वो कौन करेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, और यहाँ जस्ट अबाउट टू स्लाइड बोला है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन आने वाला है वो कौन सा फ्रिक्शन आने वाला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आने वाला है। इसके अलावा हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है इसे हम लोग कहते हैं कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन को जो बैलेंस करता है, ठीक है, वो mg का ही कंपोनेंट होता है और उसे हम लोग डिनोट करते हैं mg cos थीटा से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के पास में यहाँ पर आ गया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ जस्ट अबाउट टू मूव बोला है या जस्ट स्लाइड करने वाला है, इसका मतलब ये फिलहाल बैलेंस्ड रहने वाला है, नीचे की तरफ में एक्ट कर जाएगा mg साइन थीटा और इसको अपोज कौन कर रहा है, आपका फ्रिक्शन, विच इज़ इक्वल्स टू म्यू इनटू n। ठीक है, अब यहाँ पर mg साइन थीटा जैसा का वैसा, म्यू का वैल्यू हम लोगों के पास कितना गिवन है, √3 गिवन है। नॉर्मल, ठीक है, n का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, mg cos थीटा के बराबर। अब mg से mg हो गया कैंसिल, cos आपका राइट हैंड साइड से आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास कितना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, सो ये आपके पास में कितना आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू √3। और हम लोग जानते √3 वैल्यू थीटा आपको कब ला कर, tan थीटा या tan आपको √3 वैल्यू कब ला कर देता है, 60 डिग्री पर। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर आना चाहिए थीटा का वैल्यू वो कितना बनना चाहिए, यहाँ पर 60 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, अब इसको ना सॉल्व करने का एक और इजी तरीका है। ठीक है, सेकंड मेथड। तो इस सेकंड मेथड को मैं यहाँ पर साइड में बता रहा हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजीली ये बन जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक होता है इसको रोकने वाला और एक इसको होता है चलाने वाला। ठीक है, सो tan थीटा और म्यू ये दो चीज़ें यहाँ पर थी। tan थीटा जो होता है ये होता है आपका चलाने वाला
और म्यू जो होता है ये आपके पास होता है रोकने वाला। अब यहाँ पर क्या कहा गया है आपके पास में कि ये जस्ट अबाउट टू मूव या जस्ट स्लाइड करने वाला है। इसका मतलब इस केस में क्या बन जाएगा कि टेन थीटा का वैल्यू और म्यू का वैल्यू कैसा आना चाहिए, एक दूसरे के बराबर। इसके अलावा टेन थीटा म्यू का वैल्यू √3 गिवन है और टेन आपको √3 कब ला के देगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर कहा गया है कि द टेंशन T इन द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर इज। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक 10 kg का आपके पास ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। स्ट्रिंग यहाँ पर इस एंड पर फंसा हुआ है और ये सारा सिस्टम एक आपका वेज या फिर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री का और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपके पास कितना गिवन है 0.7। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 10 किलोग्राम नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या आएगा, आपका टेंशन क्रिएट होगा और वो टेंशन कितना होगा आपको ये पहली चीज़ पता करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले केस में देखा था, पहले हम लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ कैसा बनेगा। तो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, सो इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग जानते हैं नीचे की तरफ में कौन एक्ट करने वाला है, mg साइन थीटा। ठीक है, तो मास आपके पास में है 10 किलोग्राम, ग्रेविटी g और साइन ऑफ 30। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इस स्ट्रिंग में जो फोर्स आने वाला है वो कौन सा फोर्स आने वाला है, ये आने वाला है आपके पास में टेंशन फोर्स। ठीक है, अब 10g साइन 30 इस ब्लॉक को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, बट इसको ऑब्वियसली अपोज कौन कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ इसको अपोज कर रही है वो कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में देंगे कि पहले तो चेक करना पड़ेगा कि जो ब्लॉक है वो नीचे आ भी पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। ठीक है, वो वहाँ से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हमने पिछले बार भी कहा था कि हर बार हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला कितना बनता है, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना गिवन है 0.7। नॉर्मल रिएक्शन कितना बन जाएगा, mg cos ऑफ थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली सरफेस पर परपेंडिकुलर आपका कौन एक्ट करता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर एक्ट करता है नॉर्मल, और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे में हम लोग जानते हैं कौन एक्ट करता है, नीचे में आता है mg cos थीटा। मास है 10 का, ग्रेविटी g और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा cos ऑफ 30। ठीक है, सो 0.7 जैसा का वैसा, मास है 10 का, ग्रेविटी भी हम लोग फिलहाल यहाँ 10 की पुट कर देते हैं, थीटा है 30 और cos 30 का जो वैल्यू हम लोग के पास में बन जाता है वो कितना बनता है √3/2। ठीक है, तो 0.7 इंटू 10 आपके पास में बन गया 7 और 7 इंटू 10 आपके पास कितना बन गया 70। ठीक है, और 70 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना बन जाएगा ये 35 टाइम्स ऑफ √3। तो एफ लिमिटिंग यहाँ पर कितना आ रहा है 35 टाइम्स √3 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया फ्रिक्शन, इतना मैक्स टू मैक्स फ्रिक्शन लग सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग कि mg साइन थीटा जो नीचे ला आ रहा है वो फोर्स कितना आ रहा है। ठीक है, तो mg साइन ऑफ थीटा, मास अगेन 10, ग्रेविटी अगेन आपके पास में 10, साइन ऑफ थीटा मतलब साइन 30 कितना होता है 1/2, 10 10 आपके पास में हो गया 100, 100/2 कितना हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, तो नीचे की तरफ mg साइन थीटा 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ में फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल्स टू 35 इंटू √3। ठीक है, अब √3 का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो √3 का वैल्यू 1.73 ऑलमोस्ट बन जाता है, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 35 को इस √3 से विच इज इक्वल्स टू 1.73, तो ये वैल्यू
लगभग आपके पास बनना चाहिए कितना 60.55 न्यूटन। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ पर आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 60.55 एक्ट कर रहा है, जबकि नीचे में जो खींचने वाला mg साइन थीटा है वो सिर्फ 50 एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास में अगेन जो चलाने वाला है 50 न्यूटन, ठीक है, जो कि इसको नीचे खींच कर ला रहा है, और इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन वो आपका ज़्यादा है। इसका मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा, चलाने वाला फोर्स आपके पास में कम। इसका मतलब ब्लॉक विल नॉट मूव, और अगर ब्लॉक मूव करेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली आपके पास में जो टेंशन का वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लॉक मूव करेगा ही नहीं तो हम लोग जानते हैं कि अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। अब अगेन लास्ट क्वेश्चन में जैसा हमने देखा था एक शॉर्ट ट्रिक अगेन हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, सो दैट कि हम लोग अगेन इस क्वेश्चन को इजीली बना सके, ठीक है। तो वो ट्रिक कुछ इस टाइप से अगेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो मैंने कहा था कि tan थीटा जो होता है, जिससे लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था tan थीटा चलाने वाला होता है जबकि म्यू आपके पास रोकने वाला होता है। तो इस केस में आपके पास में म्यू का वैल्यू कितना गिवन है 0.7, और tan थीटा आपके पास कितना रहा है tan 30। तो tan 30 अगर हम लोग देखें tan 30, ठीक है, सो tan 30 आपके पास में कितना बन जाएगा 1/√3। थोड़ा बहुत अगर रैशनलाइज करेंगे आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो आपको मिलेगा कि √3/3। थोड़ा बहुत अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू लगभग आता है 0.58, ठीक है। उसके बाद अब ये tan थीटा कौन हो गया आपके पास चलाने वाला, और म्यू आपके पास में कौन होता है रोकने वाला। इस म्यू का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास में 0.7। अब क्लियर कट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पास में रोकने वाला म्यू ज़्यादा है, चलाने वाला tan थीटा आपके पास में छोटा है। इस केस में अगेन आपके पास ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सो अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब वापस सही हो गया ना कि ब्लॉक विल नॉट मूव, टेंशन का जो वैल्यू है कितना बन गया 0, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को मैंने एक बार यहाँ पर डिटेल अप्रोच से बताया है, डिटेल कॉन्सेप्ट लगा के, और दूसरा जो मेथड है इसमें मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में ट्रिक भी बताया है कि कैसे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार रीड करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज केप्ट ऑन अ फिक्स्ड रफ इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना गिवन है 30 डिग्री। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, ठीक है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि एक दिया हुआ ब्लॉक विच इज़ इक्वल्स टू 10 किलोग्राम, एक आपके पास में इंक्लाइंड वेज जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.8 गिवन है, ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम गिवन है, और हम लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ में जो फोर्स एक्ट करेगा हमेशा की तरह वो कौन रहेगा mg साइन थीटा, मास का वैल्यू 10, ग्रेविटी आपके पास 10, तो मतलब ये बन गया 100, और साथ में आपके पास कितना आ गया साइन 30। इसको अपोज करने के लिए कौन आएगा फ्रिक्शन, जो कि आपका अपोजिट डायरेक्शन लगता है विच इज़ इक्वल्स टू आपके पास में अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास में जस्ट अबाउट टू मूव, तो ये जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट हमको नहीं पता फिलहाल लिमिटिंग लगने वाला है या फिर नहीं लगने वाला है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग आगे रीड करते हैं तो आगे हम नज़र आएगा कि ऊपर की तरफ में जो फोर्स आता है इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि सरफेस पर कैसा होता है परपेंडिकुलर, और नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए कौन आता है आपके पास में mg cos ऑफ थीटा। अगेन मास है आपके पास 10 का, ग्रेविटी है 10 की, तो 10 10 हो गया 100, यहाँ साइन तो यहाँ पर cos और साथ में आ गया 30, ठीक है। तो हमेशा की तरह जब भी आप फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो सबसे पहले चीज़ तो आप ये चेक कर लो कि ब्लॉक आपका वहाँ पर रुका हुआ रहेगा या चलेगा, और उस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने कहा था कि हमेशा एक काम करो, और वो काम क्या है एफ लिमिटिंग निकाल लो। एफ लिमिटिंग निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कौन सा म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू 0.8, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 100 cos 30, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100
कॉस ऑफ 30। तो 0.8 इंटू 100 बन जाएगा ऑलमोस्ट 80 के बराबर। कॉस 30 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगेन ये बन जाएगा √3/2 के बराबर। इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास 40 इंटू में √3। अगर आप पुट करना चाहे वैल्यू तो 40 इंटू √3 का मैं लगभग 1.73 रख रहा हूँ। तो ये जो ज़ीरो है इस डेसिमल को एक बार आगे लेकर जाएगा तो 4 इंटू 17.3, 4 3 आपके पास में हो गया 12 डेसिमल पॉइंट, कैरी आपके पास 1, 7 4 28, और एक आपके पास में कैरी 1 था तो 29, आपके पास यहाँ आ गया 2, 4 1 4, और आपके पास 2 जो था ये बन गया 69.2 के बराबर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम लोग के पास में आई है विच इज़ इक्वल्स टू 69.2, ये वैल्यू किसकी हो गई? ये वैल्यू हम लोग के पास में हो गई एफ लिमिटिंग की। ठीक है, कि फ्रिक्शन मैक्स टू मैक्स इतना वैल्यू लगा सकता है। ठीक है, इसके बाद अब चेक करते हैं नीचे में जो आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब mg sin 30। तो mg sin थीटा जो कि आपके पास 100 sin 30 के बराबर आ रहा है, 100 जैसा का वैसा sin 30 1/2 के बराबर। इसका मतलब mg sin थीटा का वैल्यू 100 2 से 50 टाइम्स गया 50 न्यूटन के बराबर। इसका मतलब अगेन क्या हो गया आपके पास में कि नीचे की तरफ लग रहा है 50 और ऊपर की तरफ में फ्रिक्शन कितना लग रहा है 69.2। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फ्रिक्शन यहाँ पर मूव होने नहीं देगा, और फ्रिक्शन अगर मूव होने नहीं देगा इसका मतलब आपके पास में यहाँ पर जो फ्रिक्शन आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैंने बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग, जितना आप लगाएंगे उतना ही वो भी लगाएगा। तो हम लोग फिलहाल कितना लगा रहे हैं? 50 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी आपके पास में कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप 69.2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एफ लिमिटिंग है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इतना फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में 50 न्यूटन आपका mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, और उतना ही आपका ऊपर की तरफ में फ्रिक्शन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एफ लिमिटिंग नहीं आ रहा है। कौन सा आ रहा है? एफ स्टैटिक। तो हम लोग के पास में जो आंसर बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? 50 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो 50 न्यूटन जो है ये बन जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। अब अगेन जो शॉर्ट ट्रिक है हम लोग उससे भी एक बार देख लेते हैं कि आंसर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। हमेशा की तरह हम लोग जानते हैं दो चीज़ें होती है, एक तो आपके पास tan थीटा जो कि कौन होता है आपके पास में चलाने वाला, और दूसरा होता है म्यू जो कि रोकने वाला। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू आपके पास कितना गिवन है? 0.8। तो म्यू का वैल्यू 0.8। tan थीटा की बात करते हैं हम लोग tan। ठीक है, एंगल है 30 का, कितना होता है? 1/√3 के बराबर। और हमने पिछले क्वेश्चन निकाला था 1/√3, ऑलमोस्ट कितना आ जाता है? 0.58 के बराबर। तो अगेन आप देख सकते हैं चलाने वाला सिर्फ 0.58, रोकने वाला 0.8, मतलब रोकने वाला बड़ा है, चलाने वाला कम है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। हम लोग कितना लगा रहे हैं? 50 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना आएगा? 50 न्यूटन के बराबर। तो अगेन क्वेश्चन आ गया, क्या कहा गया क्वेश्चन में आपके पास? A block of 10 kilogram mass is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. Acceleration of the block will be। तो ये आपके पास 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री का आपके पास में गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.8 के बराबर। क्या निकालना है आपको? यहाँ निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब हम लोग जानते हैं कि अगर फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके लिए मैंने बताया था हम लोग क्या करते हैं, पहला काम एफ लिमिटिंग निकाल लेना, जिसके लिए फॉर्मूला कितना होता है? म्यू इंटू एन। ठीक है, और लिमिटिंग में हमेशा कौन सा यूज होता है? स्टैटिक कोएफिशिएंट इस्तेमाल होता है, जिसका वैल्यू कितना है? 1 के बराबर। अब
अगर आप एफ बी डी देखेंगे तो इधर में आपके पास नीचे की तरफ में कौन आता है, नीचे की तरफ में आता है एम जी साइन थीटा, और इसको अपोज करने कौन आता है, अपोज करने आता है फ्रिक्शन। इसके बाद सरफेस पर परपेंडिकुलर आपके पास में कौन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे में हम लोग जानते कौन आता है, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, नाउ एन का वैल्यू किसके इक्वल है, एन का वैल्यू है एम जी कॉस थीटा के इक्वल। उसके बाद मास 10, ग्रेविटी 10, कॉस ऑफ थीटा 30। ठीक है, 10 10 से कितना हो गया 100, कॉस 30 कितना बन जाता है आपके पास में √3/2। कितने टाइम्स जाएगा आपके पास में ये 50, इंटू में आपके पास में क्या आ गया √3। चाहो तो आप अगेन निकाल सकते हो, 50 इंटू √3 का वैल्यू 1.73। तो डेसिमल क्या करेगा, आगे जाएगा एक बार, बिकॉज जीरो डेसिमल को एक बार आगे लेकर जाएगा। तो 5 इंटू 17.3, 5 3 आपके पास में 15, कैरी आ गया आपके पास 1, 7 5 35, 36 के 6 कैरी 3, 5 1 5 और 3 आपके पास में कितना हो गया 8। मतलब एफ लिमिटिंग आपके पास में यहाँ पर कितना आ रहा है 86.5 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास एफ लिमिटिंग। अब चेक करते हैं कि ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम लोग जानते हैं चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन आएगा आपके पास में, एम जी साइन थीटा। नीचे इसको खींच के लेकर जा रहा है, मास 10, ग्रेविटी 10, साइन ऑफ थीटा 30, 10 10 100, साइन 30 1/2। तो एम जी साइन थीटा कितना हो गया 50 न्यूटन। अगेन ध्यान से देख सकते हैं, नीचे में जो लगने वाला फोर्स 50 है और ऊपर में लगने वाला फोर्स 86.5 है। इसका मतलब वापस फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। इस केस में ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट या ब्लॉक जो भी बोलो, वो कैसा है आपका रेस्ट पर है। और अगर रेस्ट पर है मतलब एक्सेलरेशन आपके पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन आपके पास में आंसर आ जाएगा 0। अगेन हमेशा की तरह आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी चेक कर सकते हो। उसके लिए हम लोग जानते हैं दो चीज़ें होती है, एक तो होता है रोकने वाला, दूसरा होता है चलाने वाला। तो रोकने वाला कौन है आपके पास में, म्यू, जिसका वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, म्यू का वैल्यू है 1 के बराबर। ठीक है, हम लोग स्टैटिक के देखेंगे, यहाँ पर वही रुकने वाला होता है। चलाने वाला कौन है, tan थीटा, विच इज इक्वल्स टू tan 30। tan 30 मतलब 1/√3, और 1/√3 को हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, कितना बन जाता है आपके पास में वो 0.58 के बराबर। तो ये आ जाए 0.58 के बराबर। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रोकने वाला अगेन आपके पास ज़्यादा है, चलाने वाला कम है। ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ रहेगा मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ब्लॉक, मास 10 किलोग्राम का, रिलीज किए हम लोग इसको कहाँ से, रफ इंक्लाइन प्लेन से। ब्लॉक स्टार्ट्स डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन, आपके पास मेंशन है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस बार ब्लॉक चल रहा है, ठीक है, और अगर ब्लॉक चल रहा है मतलब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। ठीक है, तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ब्लॉक मास 10 किलोग्राम इज रिलीज्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ब्लॉक स्टार्ट्स डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम लोग ड्रॉ कर लेते पहले फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे की तरफ में कौन आ जाएगा आपके पास में, एम जी साइन थीटा। अपोज करने कौन आ जाएगा यहाँ पर, फ्रिक्शन। उसके बाद सरफेस पर परपेंडिकुलर कौन रहता है, नॉर्मल रिएक्शन। और उसको बैलेंस करने के लिए नीचे में कौन आता है, एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन, जो कि आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं।
तो नीचे की तरफ में एम जी साइन थीटा और ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इस बार कौन सा आने वाला है आपके पास में, काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या बनता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एफ नेट की बात करें, ब्लॉक आपका नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, मतलब डोमिनेटिंग फोर्स कौन रहेगा, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा डोमिनेटिंग है, बड़ा है, जो कि नीचे एक्ट कर रहा है, और उसको अपोज कौन कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल्स टू एफ के। मास ब्लॉक का कितना गिवन है, 10 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मास को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 10, ग्रेविटी 10 मतलब 100, साइन आपके पास 30 कितना होता है 1/2 माइनस एफ के 10 टू ज़ा कितना हो गया 20। मुझे तो वैल्यू एफ के का चाहिए, तो माइनस एफ के इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस एफ के बराबर, और यहाँ पर 100/2 आपके पास आ जाएगा 50 प्लस 20, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आके बन जाएगा -20। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपके पास यहाँ जो बनना चाहिए 50 माइनस 20 कितना बन गया 30 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, एक्सेलरेशन वगैरह सब गिवन था, नीचे ब्लॉक आ रहा है आपको ये बताया गया था, ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ना आते हुए कौन सा आया है, काइनेटिक फ्रिक्शन आया है। हमने सेकंड लॉ यूज़ किया कि एफ नेट इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, और यहाँ पर दो फोर्स आ रहे, एम जी साइन थीटा डोमिनेटिंग है क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपको पूरा ब्लॉक ही अगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपके पास ऑब्वियसली एम जी साइन थीटा जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसको अपोज कौन कर रहा था, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक क्यों, क्योंकि ये चल रहा था। ठीक है, इक्वेशन में आपको वैल्यूज को रखनी है, सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग के पास में, कहा हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो आपके पास में ये एक इंक्लाइन प्लेन यहाँ पर नज़र आ रहा है 45 डिग्री का, एक ब्लॉक को हमने प्रोजेक्ट किया एकदम बॉटम वाले पॉइंट से या लोवेस्ट पॉइंट से। फिर आगे रीड करते, इफ ग्रेविटी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, रिटार्डेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक इज। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अगर ये v स्पीड से आपका ऊपर जा रहा है, धीमे धीमे इसका स्पीड ऑब्वियसली कम होगा। स्पीड कम क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा, और उस वजह से यहाँ पर आएगा रिटार्डेशन। उस रिटार्डेशन का वैल्यू कितना होगा आपको ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, एफ बी डी। नीचे की तरफ में कौन आने वाला है, नीचे आ जाएगा एम जी साइन थीटा जो कि इसको अपोज कर रहा है, और अगेन आपके पास में जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है कहाँ पर, ऊपर की तरफ, और कोई चीज़ आपका ऊपर मूव कर रही है तो उसके मोशन को अपोज करने फ्रिक्शन कहाँ पर आएगा, आपका नीचे की तरफ में। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जिधर भी मोशन हो रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्ट करता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, नाउ अब रिटार्डेशन निकालना है, तो हमेशा की तरह अगेन एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, और वो भी एफ कौन सा, एफ नेट। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर सिर्फ दो फोर्स नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स एम जी साइन थीटा जो कि नीचे आ रहा है, दूसरा फोर्स फ्रिक्शन वो भी कहाँ आ रहा है आपका नीचे की तरफ। मास क्वेश्चन में आपके पास 1 किलोग्राम मेंशन है, फिलहाल मैं एम यूज़ कर रहा हूँ, और एक्सेलरेशन ए मुझे निकालना है जो कि रिटार्डेशन रहेगा क्योंकि मोशन इसका अपोज होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, बट स्पीड इसका धीमे धीमे होगा कम, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, रिटार्डेशन। ठीक है, नाउ एम जी साइन थीटा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसलिए कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन होता है एम इंटू ए के बराबर। ठीक है, नाउ अगेन एम जी साइन थीटा, एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ऊपर की तरफ में एन आएगा आपके पास में, और इसको बैलेंस करने नीचे में कौन आता है, नीचे में आता है एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो म्यू जैसे का वैसा, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस ऑफ थीटा एम इंटू ए। सो मास
ये मास और ये मास क्या हो गया, कैंसिल। इक्वेशन क्या बच गया, ग्रेविटी जी साइन थीटा फिर म्यू जी कॉस थीटा रिटार्डेशन जो कि ए के बराबर है। ठीक है, तो ग्रेविटी अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन आपके पास वैल्यू के फॉर्म में गिवन है, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और ग्रेविटी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, आपको 10 बोल रहा है यूज़ करना है तो हम लोग 10 ही यूज़ करेंगे। और साइन थीटा, थीटा आपके पास कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना बन जाएगा आपके पास में 1/√2। म्यू का वैल्यू आपके पास 0.5 गिवन है, तो 0.5 को हम लोग 1/2 यूज़ कर लेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ग्रेविटी 10, अगेन कॉस थीटा, थीटा कितना है 45, कॉस 45 वापस कितना होता है 1/√2 इज इक्वल्स टू ए। सो 2 से आपका 10 गया 5 टाइम्स, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 10/√2 प्लस 5/√2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, एक ही बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर √2, 10 + 5 कितना हो गया 15, तो 15/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अगर होगा तो वही हम लोग का बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो 15/√2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यही बन गया हम लोग के पास में हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। इफ अ ब्लॉक मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का आपका इंक्लिनेशन है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर ब्लॉक जा रहा है। आफ्टर 5 सेकेंड्स 0.5 सेकेंड ये रुक रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा नियरली आपको बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा, हम लोग वो देख लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास जो मेंशन है वो 30 डिग्री का आपके पास मेंशन है। सो पहले ड्रॉ किया जाए इंक्लाइन प्लेन, ये आ गया हम लोग के पास इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक बेस के ऊपर रखा हुआ है, तो हम लोग एक ब्लॉक रखा हुआ नहीं है, ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, तो हम लोग ब्लॉक को थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक आपका ये आ जाएगा नीचे की तरफ में इस तरीके से। ब्लॉक का मास गिवन है क्या, ब्लॉक के मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मास हम लोग यहाँ पर m मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्लॉक आपका मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी कितना है आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड, और मूव कर रहा है मतलब ऑब्वियसली कौन आने वाला है आपके पास में काइनेटिक फ्रिक्शन। 0.5 सेकेंड के बाद रुक रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा आपको बताना है। तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसे बनेगा अगेन यहाँ पर। तो नीचे में mg साइन थीटा, ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, ऑल्दो वहाँ म्यू वगैरह आपके पास गिवन था, बट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, मैं वापस वही यूज़ करूँगा कि f इज इक्वल्स टू क्या बनता है m इंटू ए। एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो नीचे में मैं जानता हूँ कौन एक्ट करने वाला है mg साइन थीटा, साथ में ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करे तो फ्रिक्शन कहाँ पर आएगा नीचे। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन आने वाला है काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला है। मास हमने m माना हुआ है, एक्सेलरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इश्यूज यहाँ पर क्रिएट होंगे कि हम लोगों के पास में एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इससे भी निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनली अगर हम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट स्टॉप कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप कर रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए 0। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा टाइम जो रिक्वायर्ड हो रहा है 0.5 सेकेंड के बराबर, तो आपके पास में कितना आ जाएगा -5 अपॉन में 0.5। ठीक है, तो 0.5 से चला जाएगा ये 10 टाइम्स, एक्सेलरेशन आपके पास में आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग के पास में एक्सेलरेशन जो है इसका वैल्यू भी आ चुका है। ठीक है, तो अब जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो चुके हैं, अब हम लोग सिंपल यहाँ वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू इंटू एन, एम इंटू ए के बराबर। तो अगेन आगे प्रोसीड किया जाए, mg साइन थीटा, एन के जगह पर कितना आ जाएगा mg कॉस थीटा
मास इनटू एक्सेलरेशन, मास वाली टर्म हम लोग दोनों ही साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू का वैल्यू मुझे चाहिए। ग्रेविटी 10, साइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोगों के पास में कितना गिवन था, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ यूज हो जाएगा साइन 30, साइन 30 कितना बन जाता है, √1/2 के बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे साइन 30 1/2 के बराबर, म्यू जैसे का वैसा, अगेन ग्रेविटी 10, कॉस ऑफ 30 कितना बन जाएगा, √3/2, एक्सेलरेशन 10 था, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ, सो ये 10, उसके अलावा ये 10 और ये 10 क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास यहाँ बचेगा सिर्फ 1/2, यहाँ बचेगा आपके पास में कितना, म्यू इंटू √3/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक काम करते हैं, +1/2 को हम लोग इधर भेजते तो -1/2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू √3/2 1 - 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अगर ये दोनों 2 आपके पास कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ कितना बच रहा है, √3 म्यू इज इक्वल्स टू 1, सो म्यू का वैल्यू 1/√3 और 1/√3 ऑलमोस्ट 0.58 के बराबर आता है। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू ऑलमोस्ट 0.58 के बराबर, और 0.58 के पास वाला एक ही ऑप्शन है विच इज इक्वल्स टू 0.6। तो हम लोगों का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.6। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स A placed on smooth incline with block B placed on rough incline is to 1। रेशियो गिवन है एक्सेलरेशन का A ब्लॉक और B ब्लॉक का। A ब्लॉक आपका स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, B ब्लॉक आपका रफ सरफेस पर रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा ब्लॉक B और इंक्लाइन के बीच का, वो आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, डायग्राम्स आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है, दोनों ही जो ब्लॉक है इनके यहाँ पर एक्सेलरेशन का रेशियो आपके पास गिवन है, दोनों का मास भी अलग अलग है, और जो आ रहा है आपके पास रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A बाय एक्सेलरेशन ऑफ B 2:1 के बराबर गिवन है। ठीक है, ये हो गया गिवन डेटा, जिसमें से A आपका है स्मूथ और B आपके पास में है रफ। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन, अगर A आपका नीचे है मतलब ब्लॉक भी आपका A वाला नीचे आ रहा होगा। ठीक है, ये जो आपके पास ब्लॉक A है इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे है, इसका मतलब ब्लॉक आपका नीचे आ रहा होगा। ठीक है, स्मूथ है मतलब किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं आने वाला। दूसरे केस में ब्लॉक B की बात करें तो ये भी आपका नीचे आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास रफ होने के कारण फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोशिश करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, कि नीचे की तरफ में कौन एक्ट करने वाला है, mg साइन थीटा, इसमें भी सेम होगा, नीचे की तरफ में आपके पास में कौन आ जाएगा, mg साइन ऑफ थीटा, लेकिन एक्स्ट्रा में इस केस में आपके पास में एक और चीज़ आने वाली है, वो कौन है, फ्रिक्शन, जो कि केस नंबर 1 में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाले जहाँ पर स्मूथ है, तो नीचे में आपके पास सिंपल कौन आ रहा है, mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इजी तरीके से हम लोग लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू कितना बन जाता है, m इंटू ए। फॉर केस नंबर 1 एक ही फोर्स मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, वो कौन सा है, mg साइन थीटा। ठीक है, मास आपके पास 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन A का आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मास 10, ग्रेविटी
10 साइन ऑफ 45 कितना होता है 1/√2 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक 0 से एक 10 आपका कट गया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए आपके पास में कितना बच जा रहा है 10/√2। सेम अप्रोच पर अब हम लोग जो है बी के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो बी के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ब्लॉक अगर नीचे मूव कर रहा है तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन बनेगा mg साइन थीटा, क्योंकि वो भी कहाँ लग रहा है नीचे। अपोजिट में कौन आ रहा है फ्रिक्शन, और मूव कर रहा है इसलिए कौन सा फ्रिक्शन काइनेटिक। मास m, एक्सेलरेशन इस बार आएगा b का, बिकॉज हम लोग यहाँ b की बात कर रहे हैं। b का मास कितना है 20, ग्रेविटी 10, साइन ऑफ 45 वापस कितना बन गया 1/√2। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू, इनटू में n, मास अगेन आपके पास 20 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द b, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया 200/√2 माइनस म्यू नहीं पता, n का वैल्यू कितना होता है mg cos थीटा, मास 20, ग्रेविटी आपके पास में 10, मतलब mg का वैल्यू आपके पास आ गया 200, और साथ में आपके पास में क्या आने वाला है cos ऑफ 45, cos 45 कितना होता है 1/√2 इंटू इक्वल टू 20 एक्सेलरेशन ऑफ द b। तो आपके पास में 20 से 200 ये वाला और 200 ये वाला कितने बार में चला गया 10 टाइम्स में चला गया। तो आपके पास में यहाँ कितना बच गया 10/√2 माइनस म्यू टाइम्स 10/√2 और एक्सेलरेशन ऑफ द बी। अब आपके पास अगर आप इन्हें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी नाम देंगे ना, तो ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन इनका रेशो गिवन है, ठीक है। तो ए और बी का एक्सेलरेशन 2:1 है, तो जहाँ पर ए सफिक्स में ए था वहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा 10/√2, और साथ में आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी एक काम कर लेंगे, इसको हम लोग एक स्टेप आगे लेके चले जाते हैं, ठीक है। एक स्टेप आगे इसीलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर आसानी के साथ फिर इक्वेट कर पाएंगे और जो चीज़ें कट रही है उन्हें हम लोग काट पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर आपके पास में दोनों का सेम है, तो मैं सिर्फ एक ही बार लिख रहा हूँ √2। ऊपर में क्या बच रहा है 10 माइनस म्यू टाइम्स 10, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द बी। अब ये हम लोग बोल सकते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना है आपके पास में 10 माइनस म्यू इंटू 10, और अपॉन का जो √2 है वो कहाँ पहुँच जाएगा आपका न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, और दोनों का जो रेशो गिवन था वो कितना गिवन है 2:1 का गिवन है, ठीक है। ये √2 कैंसिल, आप यहाँ से जो है 10 कॉमन निकाल के इन 10 को भी क्या कर सकते हैं कैंसिल। आपके पास सिर्फ यहाँ कितना बचेगा, ऊपर में पूरी टर्म कट गई मतलब 1, नीचे में आपके पास में 1 माइनस म्यू, और यहाँ 2/1। सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू, माइनस 2 म्यू इधर आके प्लस 2 म्यू बन गया, 2 माइनस 1 म्यू विल बी इक्वल्स टू 1/2 विच विल बी इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 आंसर। चेक करें तो ऑप्शन में 0.5 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही आपके पास में क्या है 0.5, ठीक है। वापस एक बार देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। मैंने कहा था कि यहाँ पर दो ब्लॉक गिवन है, एक 10 किलोग्राम का एक 20 किलोग्राम का, दोनों ही 45 डिग्री इंक्लाइन पर रखे गए हैं। ए का एक्सेलरेशन बी का एक्सेलरेशन का रेशियो 2:1 गिवन है। दोनों ही केस में mg साइन थीटा नीचे एक्ट करने वाला है, बट पहले केस ए में स्मूथ सरफेस है, दूसरे केस बी में सरफेस रफ है, इसलिए फर्स्ट केस में आपके पास में सीधा एक ही फोर्स आया mg साइन थीटा m के बराबर, बट दूसरे केस में दो फोर्स आए, एक तो mg साइन थीटा भी आया, साथ में कौन आया फ्रिक्शन भी आया। अब इन दो के हेल्प से हमने क्या किया, एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल लिया। इन दोनों के रेशियो वैल्यू को हमने इस रेशियो में पुट किया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया और फाइनल आंसर हमने यहाँ पर निकाला, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में गिवन है कि एक ब्लॉक दिया हुआ है ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, स्लाइड कर रहा है डाउन द प्लेन और कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑब्वियसली अगर मूव कर रहा है तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड रहेगा, बट व्हेन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन कितना हो जाएगा वो हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं। सो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक इंक्लाइंड ब्लॉक, इंक्लाइंड कुछ इस तरीके से, क्योंकि डाउन द प्लेन जो है ब्लॉक आपका मूव कर रहा है। सो ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में हम लोग के पास में एक ब्लॉक है। सो यहाँ हम लोग एक ब्लॉक बना देते हैं जो कि इसके ऊपर कुछ इस टाइप से आपका प्लेस्ड है, और इस ब्लॉक का जो मास यहाँ पर मेंशन है वो हम लोग के पास में m गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है जो कि इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो ये कहा गया है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे मार्क कर देता कि जो स्पीड है वो हम लोग के पास यहाँ पर कैसी है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट स्पीड का मीनिंग क्या होता है, पहली चीज़ तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब जब वो नीचे आ रहा है तो उस टाइम पर इसके ऊपर में इसका जो वेलोसिटी है वो आपके पास कांस्टेंट है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास में वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब ही हम लोग इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जितना फोर्स नीचे नीचे की तरफ जो फोर्स आपका एक्ट करने वाला है वो कौन सा बन जाएगा, एम जी साइन ऑफ थीटा। इस और ऊपर की तरफ में जो फोर्स एक्ट करने वाला है वो आपके पास में कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शन। ठीक है, वो भी कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है। अगर एफ नेट जीरो आने वाला है इसका मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि जितना वैल्यू एम जी साइन थीटा का होगा उतना ही वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू बन जाता है वो बनता है म्यू के इंटू में एन। ठीक है, नाउ सो ये हो गया एम जी साइन थीटा म्यू के जैसा का वैसा। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पर हमेशा होता है परपेंडिकुलर, और इसको बैलेंस करने के लिए इधर में कौन सा आ जाएगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो एन जो है उसके जगह पर हम लोग इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया साइन थीटा, राइट हैंड साइड का कॉस थीटा इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया म्यू के का वैल्यू। तो फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास कितना आ गया, tan थीटा के बराबर है। ठीक है, सो tan थीटा वाला ऑप्शन आपके पास में ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो थियोरटिकल है, बट ऑल दो इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अच्छा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे कि आगे हम लोग क्या क्या इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि इन द फिगर शोन हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक। तो यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है, इस ब्लॉक के ऊपर में हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग F1 लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली फ्रिक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसीलिए F1 यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है उसको मूव करवाने के लिए। देन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल फोर्स F2, वर्टिकल फोर्स यहाँ पर F2, इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, ठीक है, ज़ीरो से धीमे धीमे इसको अगर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो जो ब्लॉक है अब वो आपका स्लाइड कर रहा है। अब हमें ढूंढना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है ब्लॉक के ऊपर वो बढ़ रहा है। तीसरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका डिक्रीज कर रहा है। चौथा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने हैं तो चेक करते हैं कौन कौन से फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे होंगे।
ब्लॉक का मास तो गिवन नहीं है बट हम लोग मान लेते हैं इसका मास है m, इसका वेट mg एक्ट कर जाएगा नीचे की तरफ में। हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 अगर आगे लग रहा है तो पीछे की तरफ में जो फोर्स आ रहा होगा वो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब तक आप F1 लगा रहे हो तब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर F2 फोर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, ब्लॉक ने क्या किया, यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, तो अलोंग द वर्टिकल ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा है, इसलिए समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वाई एक्सिस कितना आ जाएगा 0। इसके अलावा वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ आ रहा है F2 फोर्स और नीचे की तरफ में आपके पास में आ रहा है mg फोर्स। इसके अलावा ऊपर की तरफ में एक और फोर्स आएगा, वो रहेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, जो कि बॉडी के ऊपर में हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। मतलब ऊपर की तरफ में आपके पास F2 तो है, साथ में आपका नॉर्मल रिएक्शन n भी है। अब अगर मैं यहाँ से n का वैल्यू निकालता हूँ तो n का वैल्यू कितना बन जाएगा, mg माइनस F2। ठीक है, ये वैल्यू किसका हो गया, नॉर्मल रिएक्शन का। दूसरी चीज़, जब तक हम लोग F1 फोर्स लगा रहे हैं तब तक आपका ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स अभी भी कैसा है, डोमिनेटिंग है, ज़्यादा है, इसीलिए तो ब्लॉक आपका स्लाइड नहीं कर पाया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, बिकॉज देखो जब तक आप लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं करोगे ब्लॉक आपका स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना बन जाता है, म्यू इंटू एन। अब सुनिए, अगर मैं सिर्फ F1 फोर्स लगा रहा हूँ तो कहा गया है क्वेश्चन में कि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं F2 को बढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपका जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों, ये देखिए हो क्या रहा है कि जब हम लोग F2 का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर कलर इसका चेंज कर देता हूँ। हाँ, अगर हम लोग F2 का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो mg वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू तो चेंज होने से रहा। ठीक है, तो जैसे ही आप F2 बढ़ाओगे, mg एक फिक्स वैल्यू है, इसमें से जब आप F2 को माइनस करोगे तो ओवरऑल जो आपके पास वैल्यू है n का, ये क्या होगा, ये होगा आपका धीमे धीमे डिक्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ तो मान लीजिए कि mg का वैल्यू 100 है। ठीक है, इसके बाद F2 का जो वैल्यू है वो हम लोग 0 से धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब 0 था तो आपके पास n का वैल्यू mg माइनस, अगर F2 का वैल्यू आप 0 मानते हैं, mg आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 100 है, 100 माइनस 0 वैल्यू कितना आ गया, 100। ठीक है, उसके बाद mg का वैल्यू अगेन फिक्स है। अब F2 का वैल्यू 0 से इंक्रीज करके मैंने कर दिया 20। अब 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80। इसके बाद वापस mg कांस्टेंट टर्म है, इसमें से F2 को मैंने अगेन बढ़ाया, कहा गया है हम लोग 0 से इंक्रीज करें, 0 से 20 हुआ, 20 से मैंने अब इसको 50 कर दिया, आंसर आपका कितना आ गया, 50। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो n का वैल्यू है, अब पहले 100 था, फिर 80 हुआ, फिर 50 हुआ। पहले F2 का वैल्यू 0 था, फिर 20 हुआ, फिर 50 हुआ। मतलब जैसे जैसे F2 का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे n का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कम कम होना स्टार्ट हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर हम लोग F2 का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल जो n का वैल्यू है वो क्या होगा, आपका कम होगा। और अगर n का वैल्यू कम होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, अगर n का वैल्यू कम होगा तो जो फ्रिक्शन का वैल्यू है ये भी आपका क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि म्यू तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सो हुआ क्या, जब आपने F2 को बढ़ाया, F2 को बढ़ाने से हो क्या रहा है, यहाँ पर F2 के बढ़ाने से n कम हो रहा है और n के कम होने से आपका F लिमिटिंग बढ़ रहा है। ठीक है, F लिमिटिंग अगेन हम लोग जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है, इसका मतलब आपके पास ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो रहा है F2 को बढ़ाने पर। ठीक है, सो जब मैं बढ़ा रहा हूँ F2 को, तो F2 को बढ़ाने पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, और इसीलिए ब्लॉक आपका क्या कर रहा है, स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इंक्रीजेस, नहीं, जब आपने F2 को बढ़ाया तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके पास रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इंक्रीजेस, नहीं, जब आपने F2 को बढ़ाया तो नॉर्मल कम हुआ, और जब नॉर्मल कम हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका कम हुआ, जबकि सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ा है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपके पास क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन आपके पास बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस, हाँ, जब हम लोगों ने F2 को बढ़ाया तो F2 को बढ़ाने पर N कम हुआ, N के कम होने पर आपका F लिमिटिंग मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वो भी आपका क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक जिसका मास है m किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, एक आपके पास में ब्लॉक मास m, रफ इंक्लाइन प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिकॉज रफ है, ठीक है, अ फोर्स F इज अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड एज शोन इन द फिगर, ये फोर्स F पैरेलल टू द इंक्लाइंड इस ब्लॉक के ऊपर हमने लगाया सच दैट इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, कुछ इस तरीके से कि ब्लॉक ने जस्ट मूव करना स्टार्ट किया, वो भी किधर मूव करना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए वो कहाँ पर आना चाहिए, आपका नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें फ्री बॉडी डायग्राम तो ये हो गया इंक्लाइन, इस इंक्लाइन के ऊपर में आपने रखा हुआ है एक ब्लॉक जिस ब्लॉक का मास है m, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F विच इज़ एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है, जो हम लोग लगा रहे फोर्स F ये इसके ऊपर जो लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, और इसने जस्ट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ में। इसके अलावा एक और फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर नीचे की तरफ में वो रहेगा इसका वेट विच इज़ इक्वल्स टू mg साइन ऑफ थीटा। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ f इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ f कितना आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच दैट इट जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ठीक है, अभी तक ये मूव करना स्टार्ट नहीं किया, जस्ट मूव करने वाला है, मतलब अभी भी जो कंडीशन है वो कैसी है, इक्विलिब्रियम वाली, और इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, इसका मतलब जो नेट फोर्स एक्ट होगा along द इंक्लाइन वो कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है F और नीचे की तरफ में हम लोग ध्यान से देखें तो नज़र आएगा एक तो mg साइन थीटा लग रहा है, दूसरा आपके पास फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन भी कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा आपके पास में, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना बन जाता है, पहले तो आपके पास ये mg साइन थीटा जैसा का वैसा बन जाएगा, F लिमिटिंग म्यू इनटू n के बराबर, सो यहाँ से F का वैल्यू m g साइन थीटा म्यू जैसा का वैसा, और n हम लोग जानते किसके इक्वल आता है, mg cos थीटा के इक्वल, तो F का वैल्यू कितना हो गया, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, तो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो भी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू then find minimum force applied on the block to keep the block at rest। अब tan थीटा म्यू से ज़्यादा है, तो हमने इससे पहले 2 या 3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि दो चीज़ें होती है, एक तो होता है चलाने वाला, दूसरा होता है आपका रोकने वाला। सो tan थीटा जो है वो कौन है, ये है चलाने वाला, और म्यू आपके पास कौन है, रोकने वाला। तो इस वाले केस में आपको ज़्यादा नज़र कौन आ रहा है, tan थीटा, tan थीटा डोमिनेटिंग है, मतलब चलाने वाला ज़्यादा है, ठीक है। सो नीचे की तरफ में इस पर जो फोर्स आना चाहिए वो रहेगा mg साइन थीटा, जो कोशिश करेगा इसे नीचे की तरफ लाने की, बट इसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन
जो कि आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, जो कि अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इसे रोकने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ लिमिटिंग। बट स्टिल यहाँ पर टेन थीटा ज़्यादा होने की वजह से, मतलब चलाने वाला फोर्स ज़्यादा होने की वजह से एम जी साइन थीटा डोमिनेटिंग है, वो अकेला सफिशिएंट नहीं है, इस सॉरी वो बहुत ज़्यादा आपका एक्ट कर रहा है और इसको एफ लिमिटिंग अपने तरफ से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट वो अकेला सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमको इसकी हेल्प करने के लिए एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स जो है ऊपर की तरफ जाएगा, एफ लिमिटिंग का साथ देगा, सो दैट कि दोनों मिलके क्या कर सके, इसको रोक सके। तो यहाँ पर कहा हुआ भी है टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। सो अगर ब्लॉक को हमें रेस्ट पर रखना है, इसका मतलब वापस मैं एक और बार बता रहा कि एम जी साइन थीटा जो है इससे पूरी कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ लेकर जाने की और उसे रोक रहा है एफ लिमिटिंग, बट स्टिल सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम लोगों को बाहर से एक और फोर्स लगाना पड़ा, जो कि फ्रिक्शन के साथ लगेगा और इस ब्लॉक को रेस्ट पर लाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अकेला सफिशिएंट नहीं था इस ब्लॉक को रेस्ट पर लाने के लिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि मिनिमम फोर्स हमें निकालना है ताकि इस ब्लॉक को हम लोग रेस्ट पर रख सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रेस्ट पर आ चुका है, मतलब एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ लिमिटिंग। मुझे तो वैल्यू एफ का चाहिए, ठीक है, तो एफ का वैल्यू कितना बन जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ लिमिटिंग। और हम लोग जानते हैं कि एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना होता है, सो एम जी साइन थीटा पहले वाली टर्म जैसा का वैसा, एफ लिमिटिंग म्यू इंटू एन होता है, और एन के जगह पर हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, एम जी कॉस थीटा। तो ये हो गया वो मिनिमम फोर्स जो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट कि वो ब्लॉक आपका कैसा रहे, रेस्ट पर रहे। जिस तरीके से हम लोग के पास में लास्ट क्वेश्चन था, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है, और तो मैं यहाँ पर लिखा नहीं है, ये कंडीशन है कि आपके पास में टेन थीटा इज लेस देन म्यू। अब अगर टेन थीटा आपका म्यू के कंपैरिजन में कम है, तो वापस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, दो चीज़ें हैं, एक है टेन थीटा, एक है म्यू। टेन थीटा जो होता है वो होता है चलाने वाला, और जो म्यू होता है वो होता है आपका रोकने वाला। ठीक है, सो इस केस में कौन डोमिनेटिंग है, रोकने वाला डोमिनेटिंग है। ठीक है, एम जी साइन थीटा तो नीचे की तरफ लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये आ गया आपका एम जी साइन थीटा, जो पूरी कोशिश कर रहा है इसको नीचे की तरफ लेकर आने की, और ऊपर की तरफ में जो लगेगा फोर्स कौन सा रहेगा, फ्रिक्शन, जो कि आपके पास एफ लिमिटिंग रहेगा। तो इसमें ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है इस बार चलाने वाला, मतलब एफ लिमिटिंग ज़्यादा है। एम जी साइन थीटा अपनी पूरी ताकत लगा दिया इसको नीचे लेकर आने की, बट वो ताकत सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, अब हमें अपनी तरफ से एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, मूव करे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, मतलब मूव करवाना है, एफ लिमिटिंग डोमिनेटिंग है। ठीक है, एम जी साइन थीटा अकेला इस ब्लॉक को मूव नहीं करवा सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक और एक्स्ट्रा में फोर्स लगाना पड़ा एम जी साइन थीटा के साथ, वो कितना है, एफ। अब यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया, अब मूव करना स्टार्ट कर दिया तो हम लोग जानते हैं कंडीशन क्या बन गया कि एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग। मुझे वैल्यू चाहिए एफ का, ठीक है। अब ये आपके पास एम जी साइन थीटा जैसा का वैसा, एफ लिमिटिंग कितना होता है, म्यू इंटू एन, म्यू जैसा का वैसा, इंस्टेड ऑफ एन कितना आ जाएगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो मुझे चाहिए एफ का वैल्यू, तो एफ कितना बन जाएगा, म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। ये हो गया मिनिमम फोर्स जो कि हमें रिक्वायर्ड रहेगा इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 दोनों का सेम अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मिनिमम फोर्स निकालना है ताकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मिनिमम फोर्स निकालना है ताकि ऑब्जेक्ट आपका चलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द फिगर शोन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए, ठीक है, ये आपके पास ब्लॉक ए गिवन है, ऑफ मास 20 किलोग्राम
एंड हॉरिजेंटल टेबल, ये आपके पास टेबल है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो मेंशन है कितना है 0.2. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक जस्ट बियॉन्ड विच ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग. तो डायग्राम गिवन है, डायग्राम में आपके पास एक ब्लॉक ए है जिसका मास है 20 किलोग्राम. इसको हमने एक स्ट्रिंग से बांध के रखा हुआ है, ओवर द पुली ये पास हुआ. एक और ब्लॉक आपके पास बी है, ठीक है. इसके अलावा जो ए ब्लॉक है जिस टेबल के ऊपर में रखा हुआ है वो टेबल आपका फ्रिक्शन लेस ना होते हुए इसके पास फ्रिक्शन दिया हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2. हमको पूछ रहा है कि इस m का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट कि ब्लॉक ए आपका क्या करे, मूव करना स्टार्ट कर दे. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा. सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि बी ब्लॉक का जो वेट है mg, ये आपका कहाँ एक्ट करेगा, ये आपका एक्ट करेगा नीचे की तरफ. इसके अलावा स्ट्रिंग में आएगा टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स हमेशा आपका एक्ट करता है अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आ गया टेंशन टी, उतना ही टेंशन टी आपका यहाँ पर होगा, उतना ही टेंशन टी यहाँ पर होगा और उतना ही टेंशन टी यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, आपके पास में स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन चेंज नहीं होगा. इसके अलावा टेंशन टी जो है ब्लॉक ए को पूरी कोशिश कर रहा है आगे की तरफ लेकर जाने की. ठीक है, अगर हम लोग ड्रॉ करें ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, तो राइट हैंड साइड में इस पर जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है टी, और लेफ्ट हैंड साइड में इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है फ्रिक्शन, और वो भी कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, एफ लिमिटिंग आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को कहा गया है कि जस्ट ये मूव करना चाहिए. ठीक है, ब्लॉक जस्ट बियॉन्ड विच ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग. ठीक है, मूव करना स्टार्ट नहीं किया. इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि कंडीशन निकालनी है जस्ट मूव करने वाली, मतलब टी का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एफ लिमिटिंग के. एफ लिमिटिंग जो है वो म्यू इंटू एन के बराबर बन जाएगा. म्यू का वैल्यू 0.2, एन का वैल्यू यहाँ पर हम लोग स्मॉल एम यूज़ कर लेंगे या फिर मास यूज़ कर लेते हैं. मास है 20 किलोग्राम, ग्रेविटी आपके पास 10, और यहाँ पर साइन तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एन की जगह पर, बिकॉज ऊपर में आपका एक्ट कर जाएगा नॉर्मल रिएक्शन. ये आपका फ्लैट सरफेस है, इंक्लाइन नहीं है, इसलिए साइन वाली टर्म नहीं आएगी. और नीचे की तरफ में आ जाएगा mg, तो मास है 20, ग्रेविटी है 10, तो चाहो तो आप लिख सकते हो 200 न्यूटन. ठीक है, तो ये आपके पास में बन गया इस तरीके से इक्वेशन. ठीक है, अब तो अगर हम लोग टेंशन निकालते हैं 0.2 इंटू 20, आपके पास में ये टर्म जो बन जाएगी ये बन जाएगी 4 के बराबर. 4 इंटू 10 आपके पास कितना हो गया, 40 न्यूटन. मतलब टेंशन का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 40 न्यूटन, और यही टेंशन किसके इक्वल है आपका, इस mg के इक्वल भी है. ठीक है, ये वाला mg, t इज इक्वल्स टू mg के बराबर भी है. ठीक है, बिकॉज मूव किया नहीं है, जस्ट मूव करने वाला है, मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो t का वैल्यू आपका mg के बराबर भी है. सो t हमने निकाला 40 न्यूटन. मास आपके पास नहीं पता, ग्रेविटी आपके पास है 10, तो ये 10 और ये 0 आपके पास हो गया कैंसिल. तो जो मास आपके पास आना चाहिए मिनिमम वो कितना आना चाहिए, 4 किलोग्राम आपके पास आना चाहिए. तो 4 किलोग्राम वाला ऑप्शन आपके पास थर्ड है और यही आपका बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, वापस एक बार देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास एक ब्लॉक बी है जिसका मास m है, हमें निकालना है. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है सो दैट के ब्लॉक ए आपका जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दे. ठीक है, ए जो है वो मूव अपने आप इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो सरफेस है वो रफ है, फ्रिक्शन है. ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम करना है. ए का अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो आगे की तरफ इस पर आ रहा है टेंशन फोर्स और पीछे की तरफ इसके ऊपर आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी कौन सा, एफ लिमिटिंग. ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब टी का वैल्यू आ गया एफ लिमिटिंग के बराबर. और इसके हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, टेंशन टी फाइंड कर लिया. एक बार टेंशन टी मिल गया तो आपके पास स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन का वैल्यू चेंज होने से रहा, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन आपके पास वही रहेगा. यही टी का वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगा, एम जी के इक्वल. इक्वेट करना है आपको, यहाँ से एम का वैल्यू 4 किलोग्राम मिल जाएगा. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा है और जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी तगड़ा है.
ठीक है। क्या कहा गया है कि एक मेटालिक चेन है जिसका लेंथ है 1 मीटर, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर रखा हुआ है। चेन जो है वो आपका स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगी अगर 25 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा लंबाई की चेन अगर टेबल के एज मतलब किनारे से अगर आपका लटकना स्टार्ट कर दे। तो करेक्ट वैल्यू जो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का टेबल और चेन के बीच में वो कितना होगा आपको निकालना है। डायग्राम जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास चेन है जो कि 1 मीटर का है। इसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, इस एज पर आपका इस तरीके से लटक रहा है, ठीक है। अब कहा गया कि अगर आपने 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का पार्ट यहाँ पर लटका दिया तो चेन आपका क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम वाले कंडीशन के हिसाब से लेके जाएंगे। 25 सेंटीमीटर जैसे ही आप लटकाएंगे चेन जो है वो आपका स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्लाइड करेगा नहीं बट हाँ अबाउट टू स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ इस कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये जब आपने 25 सेंटीमीटर से कम का लेंथ रखा हुआ है उस टाइम पर ये कंप्लीट चेन आपका नहीं फिसलेगा। रीज़न ये है कि जो फ्रिक्शन है इसको ये रोक के रखेगा। बट जैसे ही आपने 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का लेंथ लटका दिया तो ये कंप्लीट चेन आपका क्या होगा, फिसलना स्टार्ट कर देगा। मतलब 25 सेंटीमीटर तक लिमिटिंग वाली कंडीशन आएगी बट आफ्टर 25 सेंटीमीटर लिमिटिंग वाली कंडीशन आपका ओवरकम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है वो उसको नीचे लेकर जाना चाहती है बट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर उसको नीचे जाने नहीं देगा, ठीक है। ये इसको रोक के रखेगा और फ्रिक्शन भी कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, लिमिटिंग। इसके अलावा एक और इशू ये है कि हम लोगों के पास यहाँ लेंथ गिवन है, मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड, ठीक है। जब लेंथ आपके पास थी 1 मीटर तो मान लेते हैं मास था m। 1 मीटर का मतलब भी कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर लेंथ पर मास था m। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर निकालना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड का 100 राइट हैंड साइड में आ गया, डिवाइड में आपके पास हो गया, ठीक है। बट मुझे तो चाहिए 75 और 25 सेंटीमीटर का लेंथ। तो दोनों साइड एक काम करते हैं, 25 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर कितना बन गया, 25 सेंटीमीटर। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में 25 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी 25 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 25 बन जा, 25 4 जा, मतलब कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर का मास m/4 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। वैसे ही हम लोग निकालेंगे 75 सेंटीमीटर लेंथ का मास। तो इसी वाले इक्वेशन में दोनों साइड 75 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 75m अपॉन में आपके पास 100। तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, मतलब ये बन जाएगा 3/4 m किलोग्राम के बराबर। इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर वाले का जो मास है वो कितना बन गया, ये बन गया है m/4 किलोग्राम। तो वेट कितना बनेगा, m/4 इंटू में क्या आ गई, ग्रेविटी। वैसे ही 75 सेंटीमीटर वाले का मास कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 3m/4 किलोग्राम। और ग्रेविटी का मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा वेट। तो वेट एक्ट कर रहा है नीचे और नॉर्मल रिएक्शन आपका एक्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ में। मतलब n का वैल्यू कितना बन जाएगा, 3m/4g के बराबर, ठीक है। अब सुनिए 25 सेंटीमीटर जब लटक रहा है तो ये आपका स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया, जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला कंडीशन है। और अगर जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला कंडीशन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ में m/4g लग रहा है और इसको रोकने की जो कोशिश कर रहा है वो कौन कर रहा है, एफ लिमिटिंग। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन F limiting is equals to m/4g, ठीक है। बट जो F लिमिटिंग है इसका वैल्यू कितना बन जाता है, म्यू इंटू एन m/4g।
ठीक है, हमें यहाँ पर म्यू का वैल्यू तो पता करना है, ठीक है, और n का वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पर देखा है कितना आ रहा है 3m/4g के बराबर, 3m/4g के बराबर इक्वल्स टू आपके पास कितना आ रहा है m/4g। तो ये m/4g और ये m/4g क्या हो गया, कैंसिल, सो म्यू इंटू 3 इज इक्वल्स टू आ गया 1, सो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3, ठीक है। यही है आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। तो इसमें बस आपको पहले क्या करना है, चेन के जो अलग अलग पार्ट है उनका मास निकालना है। एक बार मास मिल जाए तो लिमिटिंग कंडीशन यूज़ कर लो, वहाँ से आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हैवी बॉक्स इज स्लाइडिंग अक्रॉस अ रफ फ्लोर, ठीक है, फ्लोर आपका स्मूथ नहीं है, रफ है मतलब फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में ये 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था। इट स्टॉप्स मूविंग आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में जो है ये रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका कितना आ गया 0, ठीक है। एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो है 10 न्यूटन का, ठीक है। बॉक्स का मास कितना हो जाएगा हमको ये पता करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास एक रफ सरफेस है जिसके ऊपर आपके पास में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बाद इस पर एक रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि 10 न्यूटन का है। मान लेते हैं कि इसका जो मोशन है वो आगे की तरफ है, ठीक है, मोशन जो है इसका ये आगे की तरफ है। इसके अलावा इसका वेट जो नीचे एक्ट करेगा वो होगा mg। ऊपर में आपके पास आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे की तरफ में इस पर आ रहा है एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स जो कि आ रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास में इनिशियल और फाइनल स्पीड गिवन है। इनिशियली अगर देखें हम लोग और फाइनली देखें तो फाइनली ब्लॉक आपका रुक रहा है, और क्वेश्चन में मेंशन था इनिशियली ये आपका 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, और जो टाइम लगा इसको रुकने के लिए वो कितना लग रहा है 8 सेकंड का, ठीक है। तो 8 सेकंड का टाइम, इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, स्टॉप कर रहा है मतलब फाइनल स्पीड कितना हो गया 0। अब हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में आपके पास टाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल 0 है, इनिशियल 4 है, टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 8 सेकंड, मतलब ये बन जाएगा -4/8, और -4/8 का मतलब कितना हो गया -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास में आ गया एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग यूज़ करें सेकंड लॉ तो F इज इक्वल टू कितना बन जाता है m/a। फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन का, मास हमको नहीं पता, एक्सेलरेशन का अगर आप मैग्नीट्यूड उठाते हैं तो कितना आएगा 1/2। ये 2 जो कि यहाँ डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो m का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 20 किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कोई 20 किलोग्राम वाला है क्या, तो हाँ ये आपके पास में आ गया 20 किलोग्राम आंसर, ठीक है। तो सिंपल आपके पास विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ए निकालना था। एक बार ए मिल जाए सेकंड लॉ यूज़ कर लो कि एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। ए की फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, मास निकालना है, एक्सेलरेशन आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोग काइनेमेटिक्स में हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, इक्वेशंस जो पढ़ी है उनके हेल्प से, अदरवाइज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसके हेल्प से भी इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली और सिंपल 2 या 3 स्टेप में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही मेथड बताऊँगा, दोनों ही मेथड से यहाँ पर सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते क्या कहा गया है। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ, जबकि जो लोअर हाफ है वो आपका रफ है। तो आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका आधा हिस्सा ऊपर वाला स्मूथ है जबकि आधा हिस्सा नीचे वाला आपका रफ है। ब्लॉक आपका स्टार्ट किया रेस्ट से टॉप ऑफ द प्लेन
और अगेन आपका रेस्ट पर ही आया बॉटम पर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड लोअर हाफ ऑफ अ प्लेन कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन पहले मैं आपको बता रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम से, बट उससे पहले हम लोग यहाँ डायग्राम इसका देख लेते हैं कि इस तरीके से आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, और इस इंक्लाइंड प्लेन में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो आधा जो पोर्शन है, मान लेते ये आपका फर्स्ट हाफ यहाँ से यहाँ, और ये आपका सेकेंड हाफ यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो कंप्लीट अगर डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं s के बराबर है, तो शुरुआत का जो s/2 है वो आपका स्मूथ है, जबकि रिमेनिंग s/2 आपके पास में रफ है। ठीक है, शुरुआत का ये s/2 और ये फिर आपका बचा हुआ s/2। ठीक है, तो शुरुआत वाला s/2 और बाद वाला s/2 दोनों ही की डिस्टेंसेस आपके पास इक्वल है। बट हाँ, एक चीज़ है जो अलग है यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर शुरुआत का जो s/2 है ये आपका स्मूथ है, और जो बचा हुआ s/2 है वो आपके पास कैसा है, रफ है। इसके अलावा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास थीटा गिवन है, और सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो बनना चाहिए 0, क्योंकि स्टार्ट ये कैसा किया था, रेस्ट से, और फाइनली भी कैसा आ रहा है, रेस्ट पर। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही आपके पास कितना बन जाएगा, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 0। इसके बाद यहाँ पर दो लोग काम करेंगे, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, बिकॉज यहाँ पर mg आपका एक्ट करेगा, बेसिकली mg साइन थीटा एक्ट करेगा जो कि नीचे की तरफ रहेगा, और दूसरा यहाँ पर आधे हिस्से में फ्रिक्शन आ रहा है, इसलिए वर्क डन बाय क्या आना चाहिए आपके पास, फ्रिक्शन भी आना चाहिए। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी आएगा और वर्क डन बाय आपके पास यहाँ पर फ्रिक्शन भी आएगा। अब अगर हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है आपके पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब वो यहाँ से आपका स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ में जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, नीचे की तरफ में जो फोर्स लग रहा होगा इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग जानते हैं कितना लगता है, mg साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्स आ जाएगा जो ग्रेविटी की वजह से एक्ट करेगा, mg साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और एकदम आखिरी तक यहाँ पर आ रहा है, तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट s/2 प्लस s/2 कितना हो गया, s के बराबर। तो ये आ गया आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला कितना बन जाता है, म्यू इनटू एन, और एक साथ में आपके पास में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है सिर्फ आधे हिस्से में आ रहा है, इसलिए फॉर फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, s/2 आना चाहिए। ठीक है, पिछले बार जो ग्रेविटी का वर्क डन था वो पूरे इसमें लग रहा है, बट फ्रिक्शन सिर्फ आधे इसमें लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर s/2 यूज़ किया, इक्वल टू कितना आ गया, 0। नाउ mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s म्यू, नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू बन जाता है वो कितना बन जाता है, mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, s/2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब ये म्यू mg cos थीटा इंटू s/2, या फिर mg दोनों में कॉमन दिख रहा है, s और s अगेन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो mg s कॉमन निकाल के हमने 0 के अपॉन में भेज दिया, तो कंप्लीटली वो कितना बन गया, 0 बन गया। तो आपके पास अब जो वैल्यू बचने वाली है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस साइन थीटा राइट हैंड साइड में जाएगा, आपके पास माइनस बन जाएगा, और इधर आपके पास कितना बच गया, म्यू कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा, और साथ में यहाँ अपॉन में आपके पास 2 भी था, ठीक है। अब कॉस माइनस साइन थीटा के नीचे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस टेन थीटा, और जो अपॉन का 2 था यहाँ आके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं आता, तो अब नेगेटिव को हम लोग यहाँ से हटाए कैसे, ठीक है। तो नेगेटिव आपका पहले ही यहाँ पर हट जाएगा। रीज़न ये है कि आपका हमेशा अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका जो लग रहा है, अगर मोशन आपका टूवर्ड्स द डाउनवर्ड है तो आपके पास में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो अपवर्ड आएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, 180 का, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ में, डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ में। हम लोग जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा बनता है, यहाँ थीटा 180 आ रहा है, कॉस 180 माइनस 1 बनता है, इसलिए आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। इसके अलावा अगेन अगर हम लोग देखें तो ये भी बन जाएगा आपके पास माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस, और आपके पास फाइनली ये बन जाएगा आपके पास में प्लस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में साइन को रिप्लेस कर देते, जहाँ जहाँ हमने प्लस यूज़ किया था वहाँ वहाँ अब हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, माइनस, ठीक है। तो माइनस साइन इसलिए आया बिकॉज आपके पास वर्क डन जो आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो म्यू का वैल्यू कितना बन गया, 2 tan थीटा, और 2 tan थीटा वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये बना इसका फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का। अब जिन्होंने वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ा है उनके लिए मेथड नंबर 2, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 हम लोग जो है काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, और जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको हम लोग पहले फर्स्ट हाफ में लगाएंगे और फिर इसको हम लोग सेकंड हाफ में लगाएंगे, ठीक है। फॉर फर्स्ट हाफ, ठीक है, शुरुआत का जो हाफ है यहाँ पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ लगेगा mg, ठीक है। अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो आपके पास में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे की तरफ में जो फोर्स आने वाला है वो कौन सा आ जाएगा, mg साइन थीटा। रेस्ट से स्टार्ट किया इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। ये आपके पास फोर्स आ गया, और अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल्स टू कितना बनता है, m इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स एक ही नज़र आ रहा है, वो है mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए। m से m कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू कितना आ गया, g साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब लगाते हैं इक्वेशन। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो s/2 आपको दिख रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग u v ही मान लेते, v स्क्वायर जैसा का वैसा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0, 2 जैसा का वैसा एक्सेलरेशन g साइन थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, s/2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना बन गया, g साइन थीटा इंटू एस, ठीक है। अब लगाएंगे हम लोग इसको फॉर सेकेंड हाफ, फॉर सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में भी अगेन हम लोग ड्रॉ करेंगे FBD। अब ये आधा रास्ता कवर कर चुका है, ठीक है, बट इतना क्लियर है कि अभी भी mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, बट सेकेंड हाफ में एक और नई चीज़ आ गई, वो क्या है, फ्रिक्शन, जो कि आपका इधर की तरफ लग रहा है, F आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर मूव कर रहा है तो आपके पास में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि mg साइन थीटा कम्प्लीटली आपका नीचे उसको लेकर जा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग लग चुका है, उसको क्रॉस हो चुका है, इसलिए ब्लॉक आपका अभी भी मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर ध्यान से देखें तो mg साइन थीटा अभी आपका डोमिनेटिंग है, फ्रिक्शन आपका उतना डोमिनेटिंग नहीं है।
सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम इंटू ए, बिकॉज मुझे एक्सलरेशन चाहिए। F भी हम लोग जो यूज़ करते हैं नेट फोर्स यूज़ करते हैं, नीचे जा रहा है, इसलिए आपके पास में एम जी साइन थीटा डोमिनेटिंग फोर्स, फ्रिक्शन का वैल्यू बन जाता है म्यू इंटू एन, मास है m, एक्सलरेशन a मुझे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एम जी साइन थीटा जैसा का वैसा म्यू, नॉर्मल रिएक्शन हम लोग जानते हैं एम जी कॉस थीटा बन जाता है, मास m, एक्सलरेशन a, तो m और m हो गया कैंसिल। तो फॉर सेकेंड हाफ एक्सलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया सेकेंड हाफ के लिए एक्सलरेशन। फॉर सेकेंड हाफ अगर हम लोग देखते हैं तो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पर पहुंचने पर स्पीड बन गया v, और फाइनली अगेन जब वो नीचे आया तो कैसा आ चुका है, रेस्ट पर आ चुका है। फिर से अगर आप यूज़ करते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल स्पीड तो इसका जीरो। इनिशियल स्पीड की बात करें तो इनिशियल स्पीड इस पॉइंट पर आकर जो बनी है वो v के बराबर बनी है। सो अगर हम लोग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इनिशियल वाली वेलोसिटी बन जाएगी v, तो यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है आपका इस पॉइंट पर, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है फॉर सेकेंड हाफ, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, s/2 के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वी स्क्वायर जैसे का वैसा। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपके पास हो गया कैंसिल, s को हम लोग भेजते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास में s इंटू जी साइन थीटा माइनस s इंटू म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब माइनस वाली जो टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट में लेकर आएंगे और वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू जी एस साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू जी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा आपके पास में जी एस साइन थीटा, ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास में गिवन है जी एस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये जी और ये जी हो गया कैंसिल, सो आपके पास बच रहा है म्यू इंटू, हाँ एक और चीज़ हम लोग एस भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एस भी हो गया कैंसिल, तो यहाँ बच गया म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा आपके पास में आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग म्यू निकाले 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया, tan थीटा। तो म्यू का वैल्यू इस वाले मेथड से भी वही आया 2 tan थीटा, और जो पिछला वाला मेथड है उससे भी कितना आया 2 tan थीटा। इस वाले मेथड में हमने क्या किया, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ किया है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले हमने लगाया फर्स्ट हाफ के लिए जहाँ पर आपके पास में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्मूथ सरफेस है और सेकंड हाफ आपके पास रफ है। तो पहले हमने क्या कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, एक्सेलरेशन निकाला, फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया। सेकंड वाले हाफ के लिए अगेन सेम है कि हमने एक्सेलरेशन निकाला, फिर वापस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकाला, और अल्टीमेटली हमने म्यू इक्वल्स टू निकाल लिया 2 tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोगों का सूडो फोर्स और फ्रिक्शन दोनों को कंबाइन करके बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अगर रीड करें तो हमें दिया हुआ है अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। एक व्हीकल है जो कि मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आगे कहा हुआ है द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास m
ये ब्लॉक जिसका मास m है एंड द व्हीकल, और ये जो व्हीकल है, ठीक है, दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउनवर्ड, ठीक है, सो दैट कि जो ब्लॉक है वो नीचे ना गिरे। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा इस ब्लॉक m का FBD ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते ब्लॉक m। सो ब्लॉक m जो है इस पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो खुद का वेट mg जो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये कि ये कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है। जब m ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसको नीचे गिरने नहीं देगा, और फ्रिक्शन फोर्स आपका कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अगर व्हीकल आपका आगे की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ आएगा, आपका पीछे की तरफ में आ जाएगा सूडो फोर्स, ठीक है। तो m है मास, एक्सेलरेशन आपके पास में आ रहा है 20, तो सूडो फोर्स कितना आ गया 20 m के बराबर। और जहाँ पर भी कांटेक्ट बनता है सरफेस पर परपेंडिकुलर हमेशा कौन एक्ट करता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है, ठीक है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, सूडो फोर्स लेफ्ट में, और नॉर्मल रिएक्शन आपका राइट में। और यहाँ पर बोला है कि ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउनवर्ड, अगर ब्लॉक आपका गिर नहीं रहा मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया mg के बराबर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला बन जाता है म्यू इंटू एन के बराबर मास इंटू ग्रेविटी। म्यू हमें निकालना है, एन का वैल्यू 20 m के बराबर, इधर में आ गया आपके पास mg, m से m आपके पास हो गया कैंसिल। अगर बात की जाए म्यू की तो म्यू बन जाएगा g अपॉन 20 के बराबर ग्रेविटी 10 अपॉन में आपके पास 20, 0 और 0 कैंसिल। सो म्यू का वैल्यू या तो 1/2 बनेगा तो या फिर 0.5, तो 1/2 तो गिवन नहीं है, 0.5 गिवन है, जो कि आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। वापस अगर एक बार हम लोग देखें तो हमें नज़र आएगा, मैं इसी में चेंजेस कर रहा, हाँ ठीक है। क्या होगा कि mg आपका एक्ट करेगा नीचे, फ्रिक्शन फोर्स आपका एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, अगर व्हीकल आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ विच इज इक्वल्स टू m इंटू ए, और सरफेस पर परपेंडिकुलर हमेशा कौन एक्ट करता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक अगर यहाँ पर टिका हुआ है मतलब सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, फ्रिक्शन mg के बराबर, नॉर्मल ma के बराबर, आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके पास आ जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन जो है उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके पास में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन ए एंड बी इज म्यू। सो ये आपके पास ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस वाले पार्ट में है म्यू। द मिनिमम फोर्स एफ विथ विच ए विल बी पुश्ड, ये मिनिमम फोर्स एफ जिससे हम लोग ए को पुश करें सो दैट कि बी जो है वो आपका स्लिप ना करे। तो कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा कि जब आप इस पर फोर्स एफ लगाएंगे तो एम वाला ब्लॉक आगे एक्सेलरेट करेगा, और जब एम वाला ब्लॉक आपका आगे एक्सेलरेट करेगा तो इस स्मॉल एम वाले ब्लॉक के ऊपर में पीछे की तरफ में क्या आएगा, सूडो फोर्स, जिस वजह से ये स्मॉल एम वाला ब्लॉक जो है यहाँ पर टिका हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन फिर से आपका कॉम्बिनेशन है फ्रिक्शन और सूडो फोर्स का, बट यहाँ पर पहला काम हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कितना है। तो फोर्स हम लोग F लगा रहे हैं, और इस पूरे सिस्टम को आप एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हो जिसका मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m वाला ब्लॉक नीचे फिसल नहीं रहा, इसका मतलब दोनों यहाँ पर टिके हुए हैं और दोनों ब्लॉक को आप सिंगल ब्लॉक मान सकते हो, ठीक है। अगर इसका मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊँ तो आपके पास में ये हो गया एक सिंगल ब्लॉक जिसका टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इस पर फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, कैपिटल F।
अब जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, आपका एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, नेट फोर्स अपॉन में नेट मास विच इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का है। अब नेक्स्ट चीज़ ये कि आपका स्मॉल m कोशिश करेगा, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा आपका, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, mg नीचे एक्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अगर ये पूरा सिस्टम आपका आगे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और सरफेस पर परपेंडिकुलर आपके पास कौन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बी वाला ब्लॉक यहाँ टिका हुआ है मतलब सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू mg के बराबर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू जैसा का वैसा। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, म्यू जैसा का वैसा। नॉर्मल रिएक्शन आपका जो है वो सूडो फोर्स m इंटू ए के बराबर, इधर में आपके पास में क्या आ गया, mg। m से m आपके पास हो गया कैंसिल, म्यू जैसे का वैसा। एक्सेलरेशन हम लोग के पास में कितना आ रहा है, f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इधर में क्या आ गया, g। मुझे तो f का वैल्यू चाहिए, तो f इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर पहुंच गई, m प्लस स्मॉल m, म्यू जो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में आ गया, और साथ में क्या आ गया, ग्रेविटी g। अब चेक करना है ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो m प्लस स्मॉल m अपॉन म्यू g, m प्लस स्मॉल m अपॉन म्यू में g, ये बन गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वाले में बस एक ही कॉन्सेप्ट न्यू था, वो ये कि पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना था, जबकि लास्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ था, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है।